पड़ेंगी। और डिविडेंड पॉलिसी से भी पहले हमें ये समझना होगा कि डिविडेंड होता क्या है। जैसा कि आपको पता है, डिविडेंड मतलब लाभांश, लाभांश मतलब लाभों में हिस्सेदारी, शेयरिंग इन प्रॉफिट्स। अब जो डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा किसका, शेयर इन प्रॉफिट्स किसको मिलेगा, जिसने पैसा लगाया है। और पैसा कौन लगाता है बिजनेस के अंदर, ओनर लगाता है। और बिजनेस के अंदर रियल ओनर कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। वैसे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो भी शेयर होल्डर का पार्ट होते हैं, लेकिन वो अपना जो स्पेसिफिक रेट ऑफ डिविडेंड उनका जो रहता है, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर है तो 10% डिविडेंड उन्हें पहले से डिसाइड होता है, वो उनको मिल जाता है। तो उनको डिविडेंड जो मिलता है वो इक्विटी शेयर से पहले मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कि डिविडेंड होता क्या है और डिविडेंड मिलता कैसे है, किस क्या क्या फॉर्म है डिविडेंड की, और डिविडेंड कब मिलता है। तो डिविडेंड रेफर टू द पोर्शन ऑफ द फर्म्स नेट अर्निंग, कि जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से जब कंपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कुछ पार्ट उसका डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। जैसे प्रॉफिट अर्न होते हैं तो उसका हम 3 भाग करते हैं। पहला होता है आपका डिविडेंड टू शेयर होल्डर, फिर होता है बोनस टू शेयर होल्डर, और इन दोनों से पहले होता है ट्रांसफ़र टू रिजर्व। तो यहाँ पे डिविडेंड का मतलब ये है कि जब हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स करते हैं तो उसके अंदर हम शेयर होल्डर को जो अमाउंट पे करते हैं प्रॉफिट्स में से, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं डिविडेंड के। डिविडेंड आपको क्लियर है, डिविडेंड पोर्शन ऑफ फर्म्स नेट अर्निंग क्लियर है। पेड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर की यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशली। और पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये भी आपको क्लियर है। अब हम बात करेंगे डिविडेंड जो होता है वो कब डिक्लेयर किया जाता है और उसके लिए क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। देखो, सफिशिएंट, पहला पॉइंट है सफिशिएंट प्रॉफिट है कंपनी के अंदर तो डिविडेंड दे सकते हैं, ठीक है ना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं तो डिविडेंड दे सकते हैं। शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में रिकमेंड करते हैं तो डिविडेंड दे सकते हैं। अब ये बात हुई कि डिविडेंड ये होता है और डिविडेंड इस सिचुएशन में दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि डिविडेंड कैसे कैसे दिया जाता है, तो हमें ये समझना होगा काइंड ऑफ डिविडेंड। जैसे हम बात करें, जैसे कि हमने शुरुआत ही की थी कि डिविडेंड जो प्रॉफिट्स में शेयर होता है, पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलता है प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर इक्विटी शेयर को मिलता है इक्विटी डिविडेंड। तो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ के बेसिस पर होता है प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड। फिर हम बात करेंगे टाइमिंग ऑफ डिविडेंड की, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि डिविडेंड कितने टाइम के लिए हम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक डिविडेंड रहता है जो हम ईयरली देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर या प्रपोज डिविडेंड, ठीक है ना। और एक डिविडेंड रहता है जो हम मिड ऑफ द ईयर्स देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो यहाँ पे टाइमिंग ऑफ डिविडेंड भी बताता है कि आप डिविडेंड कौन सा दे रहे हैं, ईयरली दे रहे हैं या फिर ड्यूरिंग द ईयर्स दे रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर्स दे रहे हैं तो वो इंटरिम डिविडेंड है, और आप ईयरली दे रहे हैं तो वो प्रपोज या रेगुलर डिविडेंड है। अब बात करेंगे मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जैसे हम डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो हम किस किस फॉर्म में कर सकते हैं। हम कैश के फॉर्म में भी कर सकते हैं, हम स्टॉक के फॉर्म में भी कर सकते हैं। इस स्टॉक डिविडेंड एज ए बोनस दिया जाता है, मतलब शेयर्स दे देना शेयर होल्डर्स को, और शेयर दे देना डिविडेंड के बदले में। तो वो आपका नॉन कैश एक तरीके से हुआ। फिर हम बात करेंगे काइंड ऑफ डिविडेंड के बाद क्वेश्चन ये आता है, तो हमने डिविडेंड को पढ़ा, जबकि अपना लेक्चर है क्या, डिविडेंड पॉलिसी और फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का लेक्चर यदि आपसे पूछा जाए। अब हम बात करेंगे कि डिविडेंड पॉलिसी होती क्या है और उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिसी क्या होती है। पॉलिसी होता है जो होता है, पॉलिसी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, पॉलिसी मतलब पीडीएफ, ठीक है ना, प्रॉब्लम डिसीजन और फंक्शन। पॉलिसी होती है प्रॉब्लम डिसीजन और फंक्शन जो टॉप मैनेजमेंट करता है, पॉलिसी बनाता है, ठीक है ना, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, जैसे डिविडेंड पे करना, ये भी एक प्रॉब्लम है। और डिसीजन की कैसे डिविडेंड देना है हमें, ठीक है ना, और फंक्शंस कौन करेगा, टॉप मैनेजमेंट करता है। तो पॉलिसी का मीनिंग रहा। अब हम बात करेंगे कि डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है कि वो पॉलिसी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉलो करेंगे, किसके लिए, कि प्रॉफिट में से कितना अमाउंट, कितना पोर्शन हम एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको, ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, नो प्रेफरेंस शेयर, नो प्रेफरेंस शेयर, नो प्रेफरेंस शेयर। कि यहाँ पे हम डिविडेंड पॉलिसी में खाली इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, क्योंकि उस पर कोई रेट ऑफ डिविडेंड पहले प्रिस्क्राइब नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जैसे प्रेफरेंस शेयर 10% है तो उस पर 10% रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब्ड है, उसको उस 10% पे डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर के आगे आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि 8% या 7% आपका इक्विटी शेयर है, कभी भी नहीं लिखा रहता। तो डिविडेंड पॉलिसी कोई आपसे पूछे तो डिविडेंड पॉलिसी किसकी होती है, ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स,
ठीक है ना। अब डिविडेंड पॉलिसी हमने समझ लिया कि वो पॉलिसी जो टॉप मैनेजमेंट बनाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड पॉलिसी बोलते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि फैक्टर कौन से हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। इसको फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी भी बोल सकते हैं या डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी भी बोल सकते हैं। डिटर्मिनेंट मतलब निर्धारक, डिविडेंड पॉलिसी को निर्धारित करने वाले की पॉलिसी कैसे रहेगी, रेट ऑफ डिविडेंड कैसे रहेगी। जैसे पॉलिसी लिबरल भी होती है, स्ट्रिक्ट भी होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पहले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पॉइंट है, फिर हम उनको वन बाय वन यहाँ पे डिटेल करेंगे। पहला है आपका लीगल रिक्वायरमेंट, दूसरा है लिक्विडिटी पोजीशन, तीसरा है ट्रेड साइकिल, चौथा है एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, पाँचवा है आपका फ्यूचर नीड्स, छठा है डेट्स रिपेमेंट, फिर आपका सातवां है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, आठवां है पब्लिक ओपिनियन, और नवा है आपका कंपोजिशन ऑफ ओनर। अब आप 1 मिनट थोड़ा इसको रीड कीजिएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या होता है, फिर वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सोचिएगा कि क्या है लीगल पॉलिसी और क्या है आपका लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। थोड़ा सोचा आपने? हाँ, आप सोच रहे होंगे सर पढ़ने तो दे ही नहीं रहे, तो कैसे सोचें। चलो मैं आपको बता देता हूँ लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, एज़ पर कंपनी एक्ट 2013 डिविडेंड ओनली प्रॉफिट्स में ही दिया जा सकता है, तो लीगल रिक्वायरमेंट में पहला आता है एज़ पर कंपनी एक्ट डिविडेंड ओनली आउट ऑफ अर्न प्रॉफिट्स में से ही दे सकते हैं आप डिविडेंड। फिर क्या है लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब ये हुआ जैसे कैश अवेलेबल है या फिर नहीं है। देखो लिक्विड पोजीशन अच्छी है ना, टाइट नहीं है, इजी लिक्विड पॉलिसी है, तो आप कैश डिविडेंड पे कर सकते हैं, कैश में डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन लिक्विडिटी टाइट है, लिक्विडिटी मतलब आपके पास है ही नहीं कैश, तो आप उसको स्टॉक डिविडेंड या बोनस के फॉर्म में डिविडेंड दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल आपको पता होता है, जिसको हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। जैसे आपका इन्फ्लेशन रहा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बूम, और रिसेशन रहा आपका, है ना, रिसेशन इन्फ्लेशन रहा। तो यदि इन्फ्लेशन की कंडीशन है, ठीक है ना, और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो डिविडेंड भी ज़्यादा होगा, और रिसेशन है तो प्रॉफिट कम होंगे तो डिविडेंड भी कम होगा। अब देखो महामारी कोरोना चल रही है, तो इस सिचुएशन में आप ये बताएं कि इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल कौन सा चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो प्रॉफिट हायर होंगे या फिर लो होंगे, लो होंगे प्रॉफिट। जब प्रॉफिट लो होंगे तो डिविडेंड हाई होगा, लो होगा, डिविडेंड भी लो होगा। तो ट्रेड साइकिल का भी इफेक्ट पड़ता है डिविडेंड पॉलिसी पर, है ना। फिर क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर क्या रहता है कि शेयर होल्डर क्या करते हैं, ईयर बाय ईयर ट्रेंड बना के चलते हैं कि लास्ट ईयर जैसे मान लीजिए हमें 7% मिला था और उससे पहले हमें 6% मिला था, वो ट्रेंड बना लेते हैं कि भाई इस बार ऑन एन एवरेज 6 और 7 का मिड कितना 6.5 तो हमें मिलेगा ही। तो शेयर होल्डर की हमें एक्सपेक्टेशन को भी पूरा करना रहता है। क्वेश्चन आपका बनेगा कि सर एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे तो ट्रेड साइकिल होगा तो कैसे पूरा करेंगे, तो वहाँ पे आंसर यही आएगा कि एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि उस सिचुएशन पे क्या एक्सपेक्टेशन है। जब इन्फ्लेशन है तो एक्सपेक्टेशन हायर होगी, और जब रिसेशन है तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी, लोअर होगी। तो वही चीज़ हमें देखनी है कि लास्ट ईयर बहुत अच्छे से था हमारा प्रॉफिट्स, इस साल प्रॉफिट हमारे अच्छे से हुए नहीं, तो एक्सपेक्टेशन भी कम होगी, तो हम डिविडेंड भी कम पे करेंगे। फिर हम बात करेंगे फ्यूचर नीड्स। फ्यूचर नीड्स क्या होता है, फ्यूचर नीड्स का मतलब ये कि जो अपना, यदि हमें पैसा ज़्यादा चाहिए फ्यूचर के अंदर तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है बिजनेस से पैसा बाहर निकालना, डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिविडेंड हम फ्यूचर नीड्स होगी, फ्यूचर नीड पैसे की हाई है तो हम लो डिविडेंड पे करेंगे। रिटेन अर्निंग को क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, बिजनेस के अंदर पैसा ज़्यादा रोक के रखेंगे। रिटेन अर्निंग होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम डिविडेंड में से बचा के, या तीनों जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी ना, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर और ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद जो बचता है उसे रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो जो रिटेन अर्निंग है, जब आपकी फ्यूचर नीड्स हाई है तो आप लो डिविडेंड पे करेंगे, तो आपकी जो रिटेन अर्निंग बचेगी वो ज़्यादा होगी एब्सोल्युटली। यदि आपका डिविडेंड लो है तो रिटेन अर्निंग हाई, और डिविडेंड हाई है तो रिटेन अर्निंग कहीं ना कहीं कम हो जाएगी पहले से। अब बात करेंगे डेब्ट रीपेमेंट। डेब्ट रीपेमेंट, तो आपको पता है कि जो डेट्स होते हैं डिबेंचर लिस्ट डी के अंदर आते हैं, लिक्विडेशन जब कंपनी का होता है। और लिस्ट जो आपकी ई रहती है अनसिक्योर क्रेडिटर रहती है, एफ रहती है प्रेफरेंस शेयर रहती है, और लिस्ट जी क्या रहती है, इक्विटी शेयर। तो जब डेब्ट्स का पेमेंट करेंगे, लिस्ट डी का पेमेंट पहले किया जाता है, लिस्ट ई का उसके बाद में किया जाता है, लिस्ट एफ का प्रेफरेंस शेयर का उसके बाद में, और लिस्ट जी में आता है इक्विटी शेयर, उनका पेमेंट सबसे लास्ट में किया जाता है। यदि आप डेब्ट्स का रीपेमेंट किसी ईयर में कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे या फिर कम होंगे, एब्सोल्युटली। अब बताओ अब क्या होंगे, बताओ।
प्रॉफिट्स क्या होंगे, कम होंगे। जब हैवी डेट्स की लायबिलिटी पे कर रहे हो तो प्रॉफिट कम होंगे, तो आप क्या करोगे, लो डिविडेंड पे करोगे। डिविडेंड पॉलिसी के अंदर आप डिविडेंड लो रखोगे। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम देखो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी रहती है कि भाई हमें तो शेयर होल्डर को इफेक्ट नहीं करना, उसके इंटरेस्ट को इफेक्ट नहीं करना, हमें तो क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड को रखना है। तो स्टेबिलिटी डिविडेंड यदि कंपनी मेंटेन कर सकती है स्टेबिलिटी बिजनेस के अंदर, तो वो हाई डिविडेंड दे सकती है। यदि स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर सकती तो लो डिविडेंड। फिर क्या, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, यदि पब्लिक ने किसी कंपनी के अंदर शेयर के अंदर पैसा लगा रखा है तो वो क्या चाहेगी कि उसको डिविडेंड ज़्यादा मिले। तो पब्लिक ओपिनियन में देखा जाए तो कंपनी हाई डिविडेंड तभी देगी जब कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यदि कंपनी का प्रॉफिट हुआ है तो पब्लिक ओपिनियन ये रहेगी कि हाई डिविडेंड मिलना चाहिए। तो उसको भी हमें पॉलिसी बनाते समय कंसीडर करना चाहिए कि जो प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट्स जो हैं कम हो जाएंगे तो डिविडेंड कम मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा हैं तो भाई डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। फिर है कंपोजिशन ऑफ ओनर, है ना। ओनर की यदि हम बात करें, जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते थे, आपको याद हो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर शोइंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट, वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाती है। यदि उसमें हम देखें तो उसमें डेट्स भी लेते हैं, आप प्रेफरेंस भी लेते हैं, इक्विटी भी लेते हैं। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर लार्ज, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। और इक्विटी शेयर होल्डर कम है तो उनको डिविडेंड क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो कंपोजिशन ऑफ ओनर भी इफेक्ट करता है। तो ये जो हमने 9 पॉइंट पढ़े, डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से पॉइंट हैं, इनमें से आपको किसी में भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या आपका डिविडेंड पॉलिसी के फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमने 9 पॉइंट यहाँ पे पढ़े हैं, इन 9 पॉइंट से हमने ये समझा कि जो डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट होती है उनमें इन फैक्टर्स का रोल इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो अपना डिविडेंड पॉलिसी का जो क्वेश्चंस था वो ये था कि डिविडेंड पॉलिसी होती क्या है और डिविडेंड पॉलिसी के बारे में आप हमें बताइए। एक बार मैं क्वेश्चंस को रीड कर देता हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिविडेंड पॉलिसी, एक्सप्लेन ब्रीफ मॉडल ऑफ डिविडेंड थ्योरीज। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डिविडेंड पॉलिसी होती क्या है और वो कैसे इफेक्ट होती है। अब हम क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने आंसर कर लिया। अब हम आएंगे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, एक्सप्लेन इन ब्रीफ मॉडल ऑफ डिविडेंड थ्योरीज। तो डिविडेंड थ्योरीज की जब हम बात करते हैं तो डिविडेंड के मॉडल हमारे सामने आते हैं। डिविडेंड के मॉडल आपने पढ़े थे, एक तो क्या था, वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल था जिसको हम रिलीवेंस ऑफ डिविडेंड बोलते हैं, और दूसरा क्या था आपका, मोदी मिलर मॉडल था जिसको हम इररिलीवेंस ऑफ डिविडेंड बोलते हैं। इस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हो। हम यहाँ पे 1 बाय 1 पहले वोल्टर मॉडल को समझ रहे हैं। वोल्टर मॉडल जो थे प्रोफेसर वोल्टर ने दिया था। वोल्टर ने एक फॉर्मूला दिया था डिविडेंड पॉलिसी के अंदर कि डिविडेंड पॉलिसी कि डिविडेंड की इतनी रेट रखनी है तो प्राइस पर शेयर क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या था, P = D/KE। यहाँ पे के का मतलब है KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, और पी का मतलब है प्राइस पर शेयर। तो प्राइस पर शेयर = डिविडेंड पर शेयर अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी D/KE, प्लस आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न, ब्रैकेट में ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर, माइनस डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, और इसमें अपॉन होगा केई का कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, और ओवरऑल अपॉन करेंगे केई का कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P = प्राइस ऑफ मार्केट शेयर = जो मार्केट प्राइस है शेयर का, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, D+R/KE हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वीडियो आप देखिएगा, उस पर आपको फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं बस कि मॉडल है क्या और मॉडल के अंदर क्या फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमने आपको बताई थी, जब डिविडेंड आप वोल्टर मॉडल से डिविडेंड पॉलिसी को समझते हो तो हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं पी निकालने के लिए। एक तो P = क्या था, D चाहिए हमें, डिविडेंड पर शेयर R चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न E चाहिए, अर्निंग पर शेयर, और K कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में इन चारों में से एक चीज़ गायब कर देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड पर शेयर। और डिविडेंड पर शेयर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड पर शेयर = आपका अर्निंग पर शेयर इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो इससे हम डिविडेंड पर शेयर को कैलकुलेट कर लेंगे और उससे हमारा ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि चारों चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 तो हमें दी गई थी, एक हमने डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे निकाल लिया। अब हम बात करेंगे जो फर्स्ट मॉडल था वोल्टर मॉडल, सेकंड क्या है गॉर्डन मॉडल, को हम यहाँ पे समझेंगे, फिर अपना रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड का पूरा हो जाएगा। जो प्रोफेसर गॉर्डन थे उन्होंने जो मॉडल दिया था उसको हम गॉर्डन मॉडल भी बोलते हैं। इसको हम
ग्रोथ रेट मॉडल भी बोलते हैं। ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोफेसर वोल्टर थे उन्होंने तो अपने डिविडेंड के फॉर्मूले के अंदर कहीं भी ग्रोथ रेट का जिक्र नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा ग्रोथ रेट को कंसिडर किया है गॉर्डन ने। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जी से गॉर्डन और जी से ही ग्रोथ, तो इन्होंने ग्रोथ रेट को कंसिडर किया। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था P इज इक्वल टू डी अपॉन के माइनस जी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता था अर्निंग पर शेयर इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डी की प्लेस पे हमने और करके क्या लिख दिया? ई, अर्निंग पर शेयर इंटू डिविडेंड पे आउट हम कैसे निकालते हैं? 1 माइनस बी, बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो। अब 1 माइनस रिटेंशन रेशियो करेंगे तो क्या आएगा? डिविडेंड पे आउट आएगा, और उस 1 माइनस बी जो आपका डिविडेंड पे आउट आएगा उसको हम ई से इंटू करेंगे तो डी आ जाएगा। तो डी अपॉन के माइनस जी, जी का मतलब है ग्रोथ रेट, जो पिछले मॉडल के अंदर हमने नहीं पढ़ी थी। ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? बी इंटू आर। बी था आपका रिटेंशन रेशियो और आर था आपका रेट ऑफ रिटर्न। इसकी भी वीडियो हमने गॉर्डन मॉडल की थ्योरी पढ़ी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे इन दोनों ही मॉडल के जो अपने डिविडेंड पॉलिसी के हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो मॉडल है इसके अंदर हमें भी पी निकालना है, प्राइस ऑफ शेयर। उसके लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए होंगी? हमें ई चाहिए होगा, बी चाहिए होगा, के चाहिए होगा, और आपका बी इंटू आर लिख दीजिए, चाहे जी लिख दीजिए, ग्रोथ रेट चाहिए होगी, और आर क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होगी। इसमें हमें जब क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें सारी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे हमें डिविडेंड पे आउट भी दे देता है, और आपका डिविडेंड पे आउट से हम क्या निकाल देते हैं? अर्निंग पर शेयर को हम इंटू कर देंगे किससे? डिविडेंड पे आउट से, तो क्या आ जाएगा? डिविडेंड पर शेयर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा, यदि आपको बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो जो आपको निकालना हो, तो रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला ये रहता है कि जो आपका डिविडेंड पे आउट, जैसे मान लीजिए आपका रिटेंशन रेशियो 20% है तो डिविडेंड पे आउट 80% होगा। तो इस तरीके से हम इनके रिलेशनशिप को समझेंगे वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर। अब हम बात करेंगे जो अपना इररिलेवेंस मॉडल था वो कौन सा था अपना, जिसको हम बोलते हैं मोदी मिलर मॉडल। मोदी मिलर मॉडल जो था वो ये मानते हैं कि प्रेफरेंस जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड का जो राइट्स नहीं है उनको, यदि डिविडेंड हम उनको देते हैं तो फर्म को उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो ये इररिलेवेंस का मतलब है अप्रासंगिक, ये डिविडेंड देने के फेवर में नहीं थे, और इन्होंने जो मॉडल दिया था उसको MM मॉडल बोलते हैं। और MM मॉडल के जो पार्ट थे वो 2 पार्ट थे। पहला क्या था अपना, हम क्या निकालते हैं? As per the MM model, the value of share after declaration of dividend can be calculated with the help of following equation. P is equal to क्या था? P यहाँ पे P0 और P1 था। P0 होता है बिगिनिंग में जो प्राइस है, P1 होता है एट द एंड प्राइस, प्लस D1 होता है डिविडेंड एट एंड अपॉन 1 प्लस के होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे हम P0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी जाती थी, P1 की वैल्यू हम निकाल लेते थे। इसका भी न्यूमेरिकल है हमारे पास, वहाँ पे हम देख सकते हैं। दूसरा पार्ट था इसका कि नंबर ऑफ़ न्यू शेयर टू बी इशूड, इसको हम 2 तरीके से निकालते थे, एक तो फॉर्मूला वाइज और एक टेबुलर प्रेजेंटेशन से। तो ये जो आपका MM मॉडल पर है कंप्लीट 3-4 पार्ट हैं वीडियो के, आप उनको देख सकते हैं। तो हमने जो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उनके फॉर्मूलों का यहाँ पे हमने डिस्कशन किया। थैंक्स।